अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम केमिस्ट्री की जो नई बुक चैप्टर 9 है, केमिस्ट्री 9 क्लास की जो है हमारे पास नई बुक, उसका हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर नंबर 2 जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको बुक के साथ ही क्वेश्चंस को मेंशन करूंगा, क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं, और जो क्वेश्चन बीच में मिस जो है समझाने वाला, वो मैं आपको साथ साथ इस पे एक्सप्लेन कर दूंगा ऑन द स्केच बुक। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे क्या बनता है, डिफाइन एलिमेंट। एलिमेंट होते क्या है? ठीक है बेटा, एलिमेंट वो एक सिंगल सब्सटेंस होता है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम का बना होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पैराग्राफ बनेगा इसका, ये एक सिंपल आप कह लें इंट्रोडक्शन है एलिमेंट के वाले से, कि एटम जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम के बने होते हैं एलिमेंट्स, और ये सॉलिड्स भी होते हैं, दे आर लिक्विड्स भी एंड दे आर गैसेस भी। ठीक है, सॉलिड नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दे आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर सॉलिड, फ्यू आर लिक्विड एंड वेरी फ्यू आर गैसेस। इसके बाद हमारे पास आता है इसका टॉपिक एटम के स्ट्रक्चर का। एटम का स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसमें जो है वो तीन हमारे पास जो है साइंटिस्ट के नाम आते हैं। सबसे पहले आता है डेमोक्राटस का। डेमोक्राटस ने कहा था कि तमाम जो मैटर सब्सटेंस होते हैं वो एक सिंगल एलिमेंट के बने होते हैं, इनको टाइनी पार्टिकल्स का नाम उसने दिया था। ठीक है, इसकी आपका पहला क्वेश्चन होगा अचीवमेंट ऑफ डेमोक्राटस इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये इसका पहला क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरी आ जाएगी मेरे पास अचीवमेंट ऑफ जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने कहा था कि आ, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम की एग्जिस्टेंस को समझना पड़ेगा। विदाउट एटम हम जो है वो किसी भी मैटर की एग्जिस्टेंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इसके बाद 19th सेंचुरी के जो लास्ट डिकेड्स था उसके अंदर जे जे थॉमसन का नाम आता है, जिसने एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब आपके में क्वेश्चन एक होगा कि क्या होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बेटा, जो आपके घर में ट्यूब लाइट लगी हुई है, पहले वक्तों में होती थी, अब तो रेयर हो गई है, बहुत कम घरों में होती है ट्यूब लाइट्स, ज़्यादातर अब होते हैं एनर्जी सेवर। तो एनर्जी सेवर भी एक किस्म का जो ट्यूब लाइट है जिसको रिंकल किया हुआ है, गोल किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एक जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब ही कहलाएगी। उसमें क्या होता है हम यहाँ पर पहले उसको समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं एटम को। एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम? एटम में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसपे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसमें प्रोटॉन होता है। ठीक है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है जो बहुत डेंस है, इसमें होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। साथ ही साथ इसके गिर्द जो है वो, अगर हम 3D शेप बनाए तो इस तरह से हम बनाते हैं एटम का स्ट्रक्चर। ये जो मैंने सारे इनके रिंग बनाए हैं, आप देखो इनके साइज छोटे बड़े हैं। तो ये क्या है, बेसिकली इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहा है इन द 3D शेप, और इन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक हो गई बात। इसके बाद हम करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, इस तरह से एक शीशे की बनी हुई क्या है, ट्यूब है। इस शीशे की ट्यूब के अंदर हमारे पास एक साइड पर नेगेटिव टर्मिनल है, एक साइड पर पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये मेरे पास नेगेटिव है और ये मेरे पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव को क्या बोलते हैं, कैथोड। जब करंट पास करेंगे, इसमें वैक्यूम लगा होता है। वैक्यूम का ये पर्पस होता है कि इसमें से जितनी भी पार्टिकल्स हैं उनको, या गैसेस हैं उनको बाहर निकाल के बिल्कुल एम्प्टी कर देते हैं। इसमें कोई चीज नहीं पाई जाती, बिल्कुल ये एम्प्टी होता है, खाली होता है। ठीक है, वैक्यूम लगा के हम इसमें खाली कर लेते हैं। अब जब करंट पास करेंगे
तो करंट पास करने पर यहाँ से जो कैथोड रेज हैं ये ट्रेवल करेंगी टुवर्ड कैथोड टू एनोड, क्योंकि हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगी और यहाँ पे पढ़ने पे इधर एनोड पर क्या पैदा हुआ, ग्लो, क्या पैदा हुआ इधर, ग्लो पैदा हुआ, यहाँ पर एक किस्म की रोशनी पैदा हुई, ठीक है, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि देर आर नेगेटिव पार्टिकल्स दैट कम फ्रॉम कैथोड टुवर्ड एनोड, एनोड पे आके स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, और टकराने पर यहाँ पे रोशनी पैदा होती है, इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। तो उसने कहा था कि जो पार्टिकल कैथोड से आके एनोड पर टकरा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं और टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, जिसका यहाँ पर मुकम्मल एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है इन द शेप ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ ही साथ इसी को हम आगे पॉजिटिव पार्टिकल में भी करेंगे। देखिए आपने एक चीज मेंशन की होगी कि ये जो फिगर है ये इस फिगर से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है, तो मैं इसी फिगर को इसी फिगर में अब क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। कैसे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, उसके लिए आपके सामने देखो, कैथोड पार्टिकल्स जो है वो निकल रहे हैं फ्रॉम कैथोड, टकरा रहे हैं जाके नोड पर, यहाँ ग्लो पैदा हो रहा है, इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल इसके ऊपर अटैक कर, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन है, और ये डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की वजह बनी। एक्सपेरिमेंट था ट्विस्ट करते हैं, यहाँ पर तो ग्लो आ रहा है, यहाँ पे ग्लो क्यों नहीं आ रहा। साइंटिस्ट के दिन में ये बात थी गोल्डस्टीन के जहन में कि अगर कोई चीज कैथोड से एनोड पर जा रही है तो डेफिनेटली बात है वो एनोड से कैथोड पर भी आती होगी, लेकिन कैथोड पर क्यों ग्लो नहीं पैदा हो रहा, लिहाजा इसका मतलब है कि देयर इज सम ट्विस्ट, हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। उसने क्या किया, उसने ये जो कैथोड प्लेट थी उसमें क्या कर दिए, होल्स कर दिए, सुराख कर दिए। सुराख करने से क्या हुआ कि अब जब उसने सुराख किया और दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो जो ग्लो पैदा हुआ वो कैथोड की जो पीछे दीवार थी इस दीवार पर ग्लो पैदा हुआ, ठीक है। अब क्योंकि पीछे ग्लो पैदा हो रहा है तो उसने ये देखा कि जब कैथोड पार्टिकल्स एनोड पर टकराते हैं तो एनोड से भी पॉजिटिव पार्टिकल्स पैदा हो, जिनको मैं रेड से शो कर रहा हूँ। तो ये जो कैथोड से निकल रहे हैं पॉजिटिव पार्टिकल, जब ये टकरा जाते हैं विद द वॉल ऑफ कैथोड तो हो जाते हैं न्यूट्रल, इन पे ग्लो नहीं आता। लेकिन जब इन होल में से गुजरकर एट द बैक वॉल पिछली दीवार पर आकर टकराते हैं और यहाँ पर ग्लो पैदा होता है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं और इनको नाम दिया गया था प्रोटॉन का, पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन। इस तरह ये वजह बनी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, क्योंकि इनको डिस्कवर करने में इन होल्स का बहुत किरदार है। इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, केनाल बोलते हैं। सो दे आल्सो कॉल्ड केनाल रेज। ये जो रेड से बनाई है ये केनाल रेज हैं, और जो ब्लैक से ड्रॉ किए मैंने ये मेरे पास कैथोड रेज हैं। क्लियर है बेटा, चले तो ये दो एक्सपेरिमेंट हमारे एक ही डायग्राम से हो जाते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज भी और डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज भी, ठीक होगी बात। तो इसका ये क्वेश्चन भी आता होता है, मेंशन कर लें कि व्हाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। इन्हें इसलिए कैनाल कहते हैं बिकॉज ऑफ द होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैथोड, क्योंकि जो सुराख है वो ऑन द कैथोड सरफेस है, सो दे कॉल्ड अ कैनाल रेज, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन हाईलाइट कर लेंगे। देखिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये मुकम्मल जो है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ मैंने आपके सामने रेड डॉट लगाए हुए हैं, तो आप प्रॉपर्टीज में कर लें, याद आसान हो जाता है करना है इसको। आप इसके छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर याद करेंगे तो याद इजीली आपको जो है ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। पहला ग्लास क्या है, हार्ड ग्लास ट्यूब है, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, वैक्यूम पंप है, हाई वोल्टेज अप्लाई किया आपने इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास पॉजिटिव प्लेट पर क्या पैदा हो रहा है, ग्लो पैदा हो रहा है,
रेज एमिट कर रही हैं फ्रॉम द कैथोड मूव टुवर्ड द एनोड, इनको नाम दिया कैथोड रेज का। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जॉन थॉमसन ने, और इसमें आगे प्रॉपर्टीज आ जाती है। फिर ये यहाँ पे आप लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज स्टडी की थी। क्या स्टडी प्रॉपर्टी की थी? पहली बात उसने कहा था कि दे आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और उसके बाद बाकी एक्सपेरिमेंट इसके आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का। यहाँ मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन आपके पास, व्हाई एनोड रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, ठीक है। तो उसका रीजन है परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कहते हैं कैथोड रेज के ऊपर क्या बने हुए हैं, सुराख बने हुए हैं, दैट इज मींस परफोरेटेड, ठीक है। तो पूरा एक्सपेरिमेंट आपने प्रोटॉन डिस्कवरी में याद करना, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। दे आर पॉजिटिव पार्टिकल्स, और इसको बाद में प्रूव भी किया था बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसने भी काफी फंडामेंटल पार्टिकल्स को एक्सप्लेन किया था। डेट न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियॉन, एटॉमिक मास इसकी बेस पे बनता है। इलेक्ट्रॉन को जो है हम जो है उसकी रिवॉल्व करते हैं। इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का। ये भी आपने मुकम्मल याद करना है, ठीक है। ये एंड पे जो क्वेश्चन है मैं यहाँ तक याद करेंगे डिफरेंट एटम तक, ठीक है। अब न्यूट्रॉन पार्टिकल्स भी होते हैं इन द न्यूक्लियस, उनको भी डिस्कवर किया गया था बाय चैडविक, आता है आई थिंक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है। न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इनका मास जो है प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। और ये किसी भी एटम के एटॉमिक मास को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में आ जाता है। न्यूक्लियस दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, एक है हमारे पास न्यूक्लियस। ये क्या होता है इसको यहाँ देखेंगे। देखो जो ये आपके पास सेंटर में कलर्ड कर रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जो इसके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा स्पेस है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर का पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन है, डिफाइन न्यूक्लियस और डिफाइन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, ये आपने याद करना है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड किए हुए है अपने खास पाथवे के अंदर रिवॉल्व करने में, तो इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हर न्यूक्लियस ने अपने गिर्द रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा होता है विद द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये जो आपका न्यूक्लियस है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, पकड़ा हुआ है, ठीक है। जो मैं रेड से शो कर रहा हूँ, इस रेड लाइन को हम कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स, जिससे इसने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े हुए है। ये डिफरेंट फोर्स होती है हर इलेक्ट्रॉन के लिए, तभी ये डिफरेंट पाथवे पर न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बाद आगे जो बोहर का आता है स्ट्रक्चर, वो हमने याद करना है। बोहर ने आपको कंसेप्ट दिया था ऑर्बिट और शेल्स का, बोहर ने कंसेप्ट दिया था ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम का, बोहर ने कंसेप्ट दिया था एनर्जी लेवल्स का, शेल्स और सब शेल्स का, ठीक है। और बोहर ने ही कंसेप्ट दिया था आगे से उनके इलेक्ट्रॉन्स का, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करें किसी भी न्यूक्लियस में, 2n का स्केयर का कंसेप्ट दिया था। और फिर बोहर ने आगे से फिर सब शेल का कंसेप्ट भी दिया था। इस पूरे टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने के लिए हम इजीली इसका यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, तो वो बहुत आसान हो जाता है याद करना हमारे लिए। ये मेरे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इसका पहला शेल है, दूसरा शेल है, के एल एम तीसरा शेल है, और ये एन क्या है, चौथा शेल है, ठीक है। इस तरह हम इसको लेकर चलें, इन एनर्जी लेवल्स कहते हैं। अब हमारे पास फार्मूला, जो पहले हम शेल याद कर लेते हैं, शेल, सब शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ये आपका पहला शेल क्या के है, फिर एल है, फिर एम है, और फिर एन है, के एल एम एन। सब शेल के में एक ही होता है एस, एल में दो होते हैं एस और पी, एम में दो तीन होते हैं एस पी और डी। इनको स्मॉल अल्फाबेट्स में
रिप्रेजेंट करते हैं। एन में 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, 4 सब शेल हैं। शेल एक ही है, सब शेल इसमें एक है के में, एल में 2 है एस और पी, एम में 3 एस पी डी और एन में 4 एस पी डी एफ। इलेक्ट्रॉन के में कितने होते हैं? 8, 2 सॉरी, के में 2 होते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32, 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल क्या है? ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये आपका सेकंड एनर्जी लेवल है, ये आपका थर्ड एनर्जी लेवल है और ये हमारे पास फोर्थ एनर्जी लेवल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इनको याद करने के लिए 2 कैसे बन गया, 8 कैसे बन गया, 18 और 32 कैसे बन गया, उसके लिए हम जो चीज़ याद करते हैं वो करते हैं द फार्मूला ऑफ 2n का स्केयर। ठीक है, अगर आपने n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, n इक्वल टू पुट करना है, n 3 पुट करना है, n इक्वल टू 4 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 1 का स्केयर, 2 2 का स्केयर, 2 3 का स्केयर और 2 4 का स्केयर। ठीक है, 1 का स्केयर 1 होता है, 2 1 जा 2, 2 का स्केयर 4 होता है, 4 2 जा 8, 3 का स्केयर 6 है, 6 3 का स्केयर 9 है, 9 2 जा 18, 4 का स्केयर 16 है और 16 2 जा 32। तो हम किसी भी नई लेवल के ऊपर यानी कि 1 2 3 के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर लेते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला 2n स्केयर। अगर आपको ये मुकम्मल याद हो गया है एटॉमिक स्ट्रक्चर और बोहर एटॉमिक मॉडल, तो आपको वो जो पूरा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी इजीली याद हो जाएगा, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेन आपके पास ये चीज़ याद करनी है। आप इतना भी ड्रॉ कर लेते हो सिर्फ स्टेटमेंट लिख के बोहर की, तब भी आपको इसके 75% मार्क्स तो मिल जाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अगर आप निकम्मे हैं ना तो आप सिर्फ इतना याद कर लो। ठीक है, ये आप बना लो इसका स्ट्रक्चर, यहाँ से आप बोहर की लिख लो पहला पैराग्राफ में उसकी स्टेटमेंट। ठीक है, और साथ ये मुकम्मल ड्रॉ कर दो बस। ठीक है, आपको इजीली इसके अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको उसके 3 मार्क्स जो है वो मिल जाते हैं। क्लियर है बेटा? लेकिन वैसे इसके पूरे पोर्शन में आपने सब याद करना है। पहले पैराग्राफ में हेडिंग मैंने मेंशन पहले करवा दी है आपको, नील बोहर ने इसको प्रपोज किया था। पहली हेडिंग आ जाएगी बोहर की ऑर्बिट्स और शेल्स की, फिर ग्राउंड स्टेट की, देन एनर्जी लेवल्स की, एनर्जी लेवल्स की डिवीजन आ जाती है शेल और सब शेल की, उसके बाद डायग्राम आ जाती है, फिर 2n स्केयर का आ जाता है स्ट्रक्चर और फिर इसका आ जाता है आगे से शेल और सब शेल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आज के लेक्चर का है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में रिपीटेडली आ चुका है। क्या फर्क है एटॉमिक नंबर के अंदर और मास नंबर के अंदर? आप इसको कैसे याद करेंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और मास नंबर को रिप्रेजेंट A के साथ करते हैं, जिसका फार्मूला है Z प्लस एन। Z मेरे पास क्या है? प्रोटॉन है, और N मेरे पास क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को हम बोलते हैं मास नंबर। जैसे मेरे पास यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के पास होते हैं 6 प्रोटॉन। ठीक है, तो कार्बन का 6 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। ऐसे ही कार्बन के पास 6 प्रोटॉन भी हैं और 6 न्यूट्रॉन भी हैं, तो इसका 12 क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम आगे चलते हैं इन द केस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका 8 ही हो जाएगा एटॉमिक नंबर। और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो इसका 16 हो जाएगा मास नंबर। हम आमतौर पर न्यूमेरिकल को परफॉर्म करते हैं ऑन द बेस ऑफ मास नंबर, या एटॉमिक मास भी कहते हैं इसको, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ प्रोटॉन नंबर। ठीक है, यहाँ से आपने इसको ये मुकम्मल याद करना है। एटॉमिक नंबर मास नंबर का डिफरेंस, डेफिनेशन आ जाएगी एटॉमिक नंबर की, एग्जांपल आप दे देंगे, डेफिनेशन आ जाएगी मास नंबर की और एग्जांपल दे देंगे, साथ आपको ये न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको लेक्चर 2 में इसके परफॉर्म करवा दूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।